गुड इवनिंग क्लास। तो पॉलिटी के लेक्चर में हम आपका फिर से कर रहे हैं स्वागत। तो हमने जो पढ़ा वो अभी तक हमने पढ़ लिया है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, आपको पता है कि मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है हमारा आपातकाल। ठीक है, इमरजेंसी के प्रोविज़न के बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या होती है इमरजेंसी, क्यों लगाई जाती है इमरजेंसी, इमरजेंसी लगने पर किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, और इमरजेंसी के क्या प्रभाव पड़ते हैं, अब तक कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है, सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपातकाल के कुछ चीज़ें ऐसी आपको बीच बीच में टर्म समझ में आएंगी ना, जो आपको समझाना मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये जो अभी आप टिप 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 आवाज़ देख रहे हो वो है बारिश। दिल्ली में हो रही है बारिश, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यह हमारी पहाड़ी हो रही है। समझ में आ रही बात? चलो, तो देखो सबसे पहले एक जो शब्द है जो आप लोगों को वैसे आप बहुत फैमिलियर होगे, एक है संसद। तो देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा बट मैं आपको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ कि संसद के बारे में। वो क्या है भाई साहब कि देखो, संसद का काम होता है भारत के अंदर यानी पूरे देश के लिए क्या बना करके देगा, ये आपको कानून का निर्माण करता है। ठीक है, कानून का निर्माण करने का काम कौन करता है? संसद करती है। और संसद के दो हिस्से होते हैं, दो सदन होते हैं। कौन कौन सा? एक होती है आपकी लोकसभा और दूसरी होती है कौन सी आपकी? राज्यसभा। ठीक है, अब जब भी कोई चीज़ पास होगी तो पहले वो या तो लोकसभा के अंदर आएगी और उसके बाद वो चीज़ कहाँ जाएगी? राज्यसभा के अंदर जाएगी। और राज्यसभा के बाद वो जाती है किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो अब आपको दिमाग में एक बात और याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की बात हम करते हैं, क्यों कहते हैं कि भाई इनसे साइन करवाना जरूरी है? क्योंकि ये हमारे लिए संविधान कहता है, हम नहीं कहते। हम कौन होते भाई कुछ कहने वाले? संविधान कहता है कि भाई ये भारत के क्या हैं? प्रमुख हैं। पूरे भारत में जो जिसका राज चल रहा है, जिसके नाम पे सारे काम हो रहे हैं, वो कौन है? आपके राष्ट्रपति महोदय हैं। अच्छा, और देश के अंदर पूरा काम करने का काम कौन करके देता है? आपकी संसद करके देती है। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, लोकसभा जो होता है वो क्या हो सकता है? विघटन हो सकता है उसका, यानी इसको क्या करा जा सकता है? खत्म किया जा सकता है। वो डिसॉल्व हो जाती है, हर 5 साल बाद होती है। ठीक है जी, इसीलिए इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। जबकि जो राज्यसभा होती है वो कैसी है आपकी? स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होती है? खत्म नहीं होती। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने का होता है? हर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये बात तो क्लियर होती है यहाँ पर। दूसरी बात आती है जिसे हम कहते हैं क्या, एक सेकेंड, दूसरी बात आती है, आप कई बार सुनोगे वर्ड बहुमत। बहुमत क्या होता है? तो देखो, बहुमत दो तरीके का होता है, या पहले समझ लो बहुमत होता क्या है। बहुमत का मतलब है कि जब हम क्या करेंगे, हम जब जाकर के संसद में किसी भी कानून के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर, किसी भी नियम के ऊपर, लॉ के ऊपर, हमें जब लोगों की क्या चाहिए होती है? सहमति चाहिए होती है। और किन लोगों की? जो संसद के क्या हैं? सदस्य हैं। ठीक है, उनकी जब सहमति चाहिए होती है तो उस सहमति को लेना क्या कहलाता है? बहुमत कहलाता है। ठीक है, यह बहुमत दो तरीके का होता है, या तो साधारण या फिर होगा विशेष। अब ध्यान से समझो, साधारण होगा तो इसका मतलब है 1/2 + 1। क्या मतलब है? ध्यान से समझ लेना। मान लेते हैं कि 500 सदस्य हैं लोकसभा के अंदर, तो उसमें से 2 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 250। जब 250 + 1 यानी कि 251 लोग किसी चीज़ के लिए सहमत हो जाएं, 251 लोग किसी चीज़ के लिए सहमत हो जाएं, तो उस सहमति को हम क्या कहते हैं? साधारण बहुमत कहते हैं। जबकि यही काम विशेष में आ जाता है तो वो चाहिए होता है 2/3। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो किसी में 300 सदस्य हैं, ठीक है, और उसके 2/3 लोगों के हमें क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। तो 3 से काटा 100 और कितना आ गया? यानी जब इसमें 200 लोग क्या होंगे? एग्री होंगे कि हाँ भाई चलो हम ये बात क्या है? मंजूर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विशेष बहुमत कहते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके
राज्यसभा की मतलब कि बहुमत की। दो बातें क्लियर कर दी मैंने, आपको थोड़ा सा संसद के बारे में बता दिया, दूसरा मैंने आपको बहुमत के बारे में बता दिया। अच्छा, आपको पता है कि जो भारत एक देश है, ठीक है, इस देश के अंदर कई सारे क्या हैं, आपके राज्य हैं। तो व्यवस्था भी कैसी बनाई गई है कि कुछ कानून बनाने का हक किसके पास है, राज्य के पास, और कुछ कानून बनाने का हक किसके पास है, केंद्र के पास, जिसे हम संघ बोलते हैं। यानी यहाँ समझो ध्यान से, जो संसद बनाती है, ठीक है, वो पूरे देश पर इम्प्लीमेंट होता है। मतलब संसद ने कोई कानून बनाया कि भाई लड़की की शादी 21 साल से नीचे नहीं करनी चाहिए, तो वो पूरे देश पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कर्नाटक बोले नहीं जी हम तो 5 साल पे कर देंगे, थूत पीट दी जाएगी उसकी गिर के। बात समझ में आ रही है? या चेन्नई बोले ना हम कर लें, ऐसा नहीं होगा, मतलब ही नहीं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। अच्छा, जबकि राज्य के अंदर ये कानून बनाने का किसको राइट दिया गया है, ये दिया गया विधान सभा को, ठीक है। तो जो विधानसभा जिस भी काम पे जिस चीज़ों पे कानून बना सकता है, वहाँ पर एक सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई कि भाई इन चीज़ों पे कौन कानून बनाएगा, राज्य बनाएगा। तो इसी को नाम दिया गया क्या, राज्य सूची, ठीक है जी। और जहाँ पे बात की गई संघ किस किस चीज़ों पे कानून बनाएगा, तो उसको नाम दिया गया संघ सूची, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पर? और कुछ जगहों पर ये दोनों मिलके कानून बनाते हैं, तो उसी को नाम दिया गया क्या, कॉन्करेंट लिस्ट। इसे समावृत्ति सूची भी कहते हैं। आई थिंक मुझे हिंदी में नाम याद नहीं आया तो मैंने इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर लिया, तुम लोग देख लेना। क्लियर हो रही है यहाँ पर बात? जिस चीज़ पर, जिस कानून पर, जिस मुद्दों पर राज्य बना सकता है, सिर्फ राज्य के मुद्दे हैं, उसे कहेंगे विधानसभा बना करके देगी। और जहाँ पर सिर्फ संघ बना सकते हो उसे हम कहेंगे जहाँ पर संसद काम करके देगी। अब आप इसका एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। संविधान में परिवर्तन करना है, संविधान की कोई बात को परिवर्तित करना है, तो ये कौन करेगा, राज्य करके देगा कि संघ करके देगा, बताओ? जाहिर सी बात है कौन करके देगा, संघ करके देगा, केंद्र सरकार करके देगी। अच्छा, और मान लो किसी राज्य के अंदर कृषि व्यवस्था के ऊपर कोई कानून बनाना है, तो कौन बना के देगा, राज्य बना के देगी। बात समझ में यहाँ तक आ गई है? क्लियर है एकदम बात? तो दोनों बातें क्लियर हो गई। मैंने आपको संसद भी समझा दिया, बहुमत समझा दिया, थोड़ा सा मैंने आपको कि कौन किस पर कानून बनाता है, कौन सी सूची में कौन सी चीज़ रखी जाती है, मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर जिस पे हम बात कर रहे थे। क्या हम बात कर रहे थे? आपातकाल की। बहुत ध्यान से समझ लेना, जो आपातकाल का उपबंध है, आपातकाल भारत के अंदर 3 भागों में बांटी गई है। कौन कौन से 3 भाग सर जी? तो देखो, सबसे पहले तो बेटा जो बांटने का जो सिस्टम करा गया, बोला गया कि भाई एक आपातकाल होगी राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होगा बताता हूं अभी। दूसरा आपातकाल होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, राष्ट्रपति शासन, इसके बारे में भी बात करते हैं। और तीसरा होता है वित्तीय शासन या वित्तीय आपातकाल। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर वाइज भी और आपको जानने वाले भी पॉइंट पे। अब पहले समझ लेते हैं कि आपातकाल की जो सारे आपातकाल है, क्योंकि हमने जो संविधान बनाया, हमने अपना दिमाग तो लगाया है, नो डाउट कि हमने सारे देशों के अंदर से जो सबसे अच्छा संविधान था, हमने वहाँ से जो हमें अच्छा लगा, जो हमारे क्या कहते हैं भारत के लिए सुटेबल सा लगा, हमने उसको ऑप्ट कर लिया। देखो भारत ना एक विचित्र देश है, ठीक है, और मैं विचित्र इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इस बात को समझ लेना। यहाँ पर 11-12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे भाषा बदल जाती है, ठीक है। लोगों के खाने पीने का तरीका बदल जाता है, लोगों के कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है। देखो अगर आप यूपी बिहार से आते हो तो लुंगी आपके लिए मतलब प्रतिष्ठा की बात नहीं है, बट आप अगर केरल तमिलनाडु से आते हो तो वहाँ के लोगों के लिए जो लुंगी पहनते हैं वो उनके लिए मतलब आन बान शान है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ पर कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो भारत के लिए कोई भी एक सेट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काम नहीं करता, इसलिए हमने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो बातें हमें अच्छी लगी, जो बातें हमें समझ में आई, हमने वो ऑप्ट करा। अब आपातकाल हमने कहाँ से लिया? मुझे एक तो पेन दिखना बंद हो जाता है, कहाँ चल रहा होता है। हाँ, आपातकाल हमने कहाँ से लिया? तो देखो आपातकाल को लिया हमने जहाँ से भारत का संविधान सबसे ज़्यादा लिया गया। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से।
पहली बात। 1935 से भारत के संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा आया और इसी में से हमने ठाया है आपातकाल की शक्ति को। अच्छा, ये कहाँ पर लिखा हुआ है अब हमारे पास? तो ये लिखा हुआ है भाग 18 के अंदर। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, अनुच्छेद की बात करूं, तो 352 से लेकर के और 360 तक किसके बारे में बात करी गई है? आपातकाल की। अब कई सारे बच्चे मुझसे पूछने की कोशिश करते हैं कि सर एक बात बताओ, आपातकाल क्यों दिया गया, क्या कारण है, क्या जरूरत क्या थी इसकी? तो देखो समझो, आपातकाल की शक्ति किसके पास है? जाहिर सी बात है ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास है तो इसका मतलब है ये किसके पास है? ये इनडायरेक्टली किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। क्योंकि आपको पता है ना, केंद्र सरकार जो है वो आपके राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के बिना परमिशन के कोई काम नहीं कर सकता। ये बिल्कुल भाई साहब ये वाली कंडीशन है जैसे घर में पापा की हालत है ना। पापा मम्मी को देखते हो ना, तो मम्मी केंद्र सरकार है और पापा कौन से हैं? राष्ट्रपति हैं। चाहे पापा कितने ही एफर्ट लगा ले अपने आप को कहने कि मैं तो मतलब घर का मुखिया हूँ भाई, पर आखिरी में चलती किसकी है? मम्मी की। एक हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, पर मैंने उनके घर में भी जा कर के देखा है तो चलती हमारी भाभी जी की है। तो मैं उसी दिन समझ गया हूँ कि राष्ट्रपति चाहे कितना ही होशियार क्यों ना हो, चलनी किसकी है? केंद्र सरकार की। तो भाई केंद्र सरकार अगर मजबूती पर है और केंद्र सरकार को ये पावर, ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसे ही ठा करके दे दी कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी कर दी। केंद्र सरकार को पावर किसने दी है? ये पावर दी हमारे भारत के संविधान ने। अच्छा, राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है भाई साहब, वो आता है आपका आर्टिकल 352 के अंदर। और जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो आता है आपका आर्टिकल 356 के अंदर। और जो वित्तीय आपातकाल लगता है वो आता है आपका आर्टिकल 360 के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है? तो मैं बात क्या कर रहा था कि आपातकाल क्यों लगाया जाता है या आपातकाल क्यों दिया गया। तो देखो, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। कल को मान लो कि नागालैंड कहने लगे हमें अलग होना है, हमें अलग होना है, हमें अलग होना है, हम क्या करें? अलग कर दें? नहीं, हम वहाँ पर अगर लगने लगेगा कि वहाँ पर उन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है या कोई बात नहीं मान रहे, हम वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। हमें लगेगा कि वो संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं मान रहे हैं, हम वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। हमें लगेगा कि हमारे देश में वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है, ठीक है, पैसे की स्थिति खराब होती जा रही है, तो हम वित्तीय आपातकाल लगा देंगे। हमें लगता है कि विदेश से कोई आक्रमण हो रहा है, मतलब सीरिया ने इंडिया पे बम गिर दिया, अब हमें उनसे लड़ना है, उनसे अपने आप को बचाव करना है, तो हम वहाँ पर कैसा आपातकाल का उपयोग करेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल का उपयोग करेंगे। क्या मतलब है इस बात का? आपातकाल का मतलब ये है कि जो सारी की सारी पावर है, देखो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ बड़ा है, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं भारत देश को बांटूं तो देश कुछ इस तरीके से बटा हुआ है कि देश के अंदर तीन स्तर पे बटा हुआ है, 1, 2 और 3। क्या पहला स्तर क्या है? पहला स्तर ये है कि सबसे पहले आपका आ जाता है केंद्र सरकार। उसके बाद हर राज्य की अपनी क्या आ जाती है? राज्य सरकार। और उसके बाद क्या आ जाता है आपका पंचायत, यानी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब जब लोकल गवर्नमेंट आएगी तो लोकल गवर्नमेंट के आने की वजह से क्या होगा भाई, अब सब अपना अपना हिसाब से काम कर रहे हैं, पर देश की एकता और अखंडता की बात आ रही है तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। हम तुरंत बोलेंगे क्या कि भाई अब तुम भी नहीं सही से जमा पा रहे हो, पंचायत तुम भी नहीं कर पा रहे, तो पावर किसके हाथ में चली जाएगी? केंद्र सरकार के हाथ में। क्यों? क्योंकि देश बचाना बहुत जरूरी है ना, देश की अखंडता बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपातकाल की व्यवस्था की गई। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अच्छा, हालांकि इसे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा कि लोकतंत्र को हार्म करता है, और इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा, इंदिरा गांधी के टाइम पर इमरजेंसी का दुरुपयोग भी किया गया था। हमने राष्ट्रपति शासन का भी उपयोग गलत होते हुए देखा, अभी मुंबई के महाराष्ट्र के केस में देखा था हमने, ठीक है। तो होता रहता है। देखो पावर तो देखो दो-धारी तलवार है, उसका जितना अच्छा उपयोग हो सकता है उतना ही उसका गलत उपयोग भी हो सकता है। जैसे तुम लोगों के पास तुम्हारा इंटरनेट, अब तुम इंटरनेट से पढ़ भी सकते हो और बाद बाकी तुम लोगों को तो पता ही है तुम लोग क्या कर सकते हो इससे,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। क्या है ये आपातकाल, कब लगता है, इन सभी बारे में बातों को समझते हैं। देखो, इसको लगाने के पीछे जो सबसे पहली चीज होती है वो ये है कि जब हमें क्या मुद्दा किस चीज का आ जाता है, सुरक्षा का। किसका मुद्दा आता है, सुरक्षा का। अब ये सुरक्षा किस तरीके की कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं से किसी भी प्रकार का युद्ध, दूसरी चीज हमें कहीं से भी किसी चीज का क्या संदेह है कि कोई बाहरी क्या हो सकता है, आक्रमण, ठीक है, या फिर हमको लगता है क्या हो सकता है, कहीं से भी सशस्त्र विरोध हो सकता है, यानी कि जो शस्त्र बल है, यानी कि मान लो जैसे अभी आप लोगों ने दिल्ली के अंदर देखा था जो आपके सीए को लेकर के विरोध हुआ था। अब वो तो क्या शांति प्रिय था, फिर थोड़ा सा भड़क गया था विरोध, पर बाद बाकी अगर ऐसा विरोध हो सकता है ना, तो इन सभी कारणों पर, इन सभी कारणों से बचने के लिए और अपने प्रिकॉशन लेते हुए क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। क्लियर है यहाँ पर बात, क्यों करी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्र, भाई सबसे पहले राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, और ये पावर किसके पास है, ये पावर आपके राष्ट्रपति के पास है। एक बात तो क्लियर हो गई। पर कमाल की बात क्या हुई, जो सशस्त्र विरोध है, यानी कि जो शस्त्र विरोध करते हैं, जो यहाँ पर अंदर इंटरनल विरोध चल रहा है, जो आंतरिक गड़बड़ी है, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जो आंतरिक गड़बड़ी है। ये क्या मतलब है सर, समझाओ जरा एक बार और अच्छे से। इसका मतलब मेरे लाल कि मान लो भारत के अंदर ही क्या शुरू हो जाए, बंदूक लेके लोग निकल जाएं, गोली गाली मारने लगे इधर उधर, धप 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 धप, समझ रहे हो बात को, इस तरीके की चीजें स्टार्ट हो जाएं, तो क्या होगा, इस कंडीशन में हम राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। आप बोलोगे सर क्यों, शुरू में तो था ये प्रोविजन, शुरू में जब संविधान बना था तो ये प्रोविजन था कि आंतरिक गड़बड़ी हो तब भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। पर क्योंकि हमने इसका मिसयूज होते हुए देख लिया था। आप बोलोगे सर कैसे, हमने देख लिया था कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इसका गलत उपयोग करा, तो क्या करा गया, 44वें संवैधानिक संशोधन से, क्या 44वें संवैधानिक संशोधन से हमने कहा कि देखो राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के लिए नहीं लगाया जाएगा, आंतरिक गड़बड़ी हुई तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। एक बात तो एक ले लो, 44वें ही संवैधानिक संशोधन से और भी कई सारी बातें क्लियर करी गई। आप बोलोगे सर कि 44वां संवैधानिक संशोधन ही क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बोला ना कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने क्या लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी थी, और ना तो मंत्रिमंडल से पूछा था, राष्ट्र प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कुछ बात हुई और रात को इन्होंने क्या घोषणा कर दी कि कल से राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। अच्छा जी, और जो इसके पीछे एक्सक्यूज दिया, बोला आंतरिक गड़बड़ी चल रही है। भाई लोगों का तो कट गया ना बड़ा वाला। अब क्या करा, 1975 के बाद जब 1978 में नई सरकार आई, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, 1978 में जब नई सरकार आई तो उसने क्या करा, उसने बोला नहीं, पहली चीज कि आंतरिक गड़बड़ी हुई, ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी पर, किसी भी प्रकार की आंतरिक गड़बड़ी पर आप क्या नहीं लगाओगे, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाओगे। बोला ठीक है गुरुजी। दूसरी बात, आप मंत्रिमंडल से, किससे, मंत्रिमंडल से लिखित रूप में क्या करके लेके आओगे, रिटर्न लेटर लिख करके लेके आओगे। वो बोलेगा, लिख करके देगा कि लिखित रूप में जब आप क्या लेकर के आओगे, सहमति लेकर के आओगे। भाई लिख करके दो, ये सिर्फ और सिर्फ मामला दो लोगों के बीच का नहीं होना चाहिए। 1978 से पहले सिर्फ ये किस दो लोगों के बीच का था, एक राष्ट्रपति और दूसरा कौन, आपका पीएम। जब मन करे जब जाकर के क्या लगा दो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो। ये तो भाई लोगों के मानवीय अधिकार का उल्लंघन है ना, लोगों की स्वतंत्रता भंग हो रही है, मौलिक अधिकारों का खनन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके प्रिकॉशन तो अच्छे होने ही चाहिए। इसलिए इन्होंने बोला कि मंत्रिमंडल की लिखित क्या लेने की जरूरत है, सहमति लेने की जरूरत है। और तीसरी बात ये बोली कि अगर कोई व्यक्ति क्या करा जाए, कोर्ट चला जाए, ठीक है,
यानी कि उसे लगता है कि राष्ट्रीय आपातकाल गलत लगाया गया है, उसको लगाना नहीं चाहिए था, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, न्यायिक समीक्षा भी होनी चाहिए। यानी कि न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब है, यानी कि कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, इसकी जांच कर सकती है, इसको चेक कर सकती है कि राष्ट्रीय आपातकाल सही भी लगाया है या नहीं। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रोविजन को बदला गया, इन 3 चीज़ों में बड़ा बदलाव लेके आया गया। पहली की बात क्या कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा भी तो सिर्फ कब लगेगा, जब मामला सुरक्षा का होगा। मामला सुरक्षा का भी कब होगा, जब मामला युद्ध या बाहरी आक्रमण का होगा। ठीक है। अच्छा, आंतरिक गड़बड़ी के लिए आप राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते, और इवन अगर युद्ध की बात क्यों ना हो या बाहरी आक्रमण की बात क्यों ना हो, उससे पहले आपको मंत्रिमंडल से लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर कोर्ट को ये लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि भाई ये गलत लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है। जबकि इंदिरा गांधी ने इसको 38वें संवैधानिक संशोधन में क्या करा था, बोला था ना ना इसकी कोई जरूरत ना है, ये तो क्या करा जाएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रख रहे हैं। पर 44वें संवैधानिक संशोधन में बोला कोई मजाक चल रहा है क्या, हाँ देश चला रहे हो कि मजाक चला रहे हो, बोला मजाक, बोला नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा का भी क्या है, मतलब अब ये इसको कोर्ट के अंदर अगर मान लो कल को मोदी जी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट के गेट पे जाके बोल सकते हैं जरा देखो मालिक ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्लियर है बात, चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे, प्रोसीजर क्या है इसके लगने का। तो अब आ जाता है रोल में कौन सा आपका, संसद। देखो यहाँ पर समझना बहुत ध्यान से, सॉरी यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से। राष्ट्रपति को लगा कि बाहर से क्या होने वाला है, मान लो यहाँ से चाइना क्या करने वाला है, हमला करने वाला है, चाइना करने वाला है आक्रमण। ठीक है, और कर दिया, मान लो युद्ध शुरू हो चुका है, तो राष्ट्रपति को लगा कि यार देश की स्थिति खराब हो जाएगी, चलो क्या लगाते हैं, चलो आपातकाल लगाते हैं। तो राष्ट्रपति क्या आपातकाल लगा सकता है, बोलो यस और नो, नहीं। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति किसके पास जाएगा, भक्ता भक्ता जाएगा किसके पास, मंत्री मंडल के पास। और मंत्रिमंडल अगर क्या कहते हैं, चलो ठीक है ठीक है लगा दो, मुंह से बोल दिया है, लिख करके नहीं दिया है, तो क्या ये बात चल जाएगी, बोलो नहीं। लिखित में दे दिया है, बोला लगाओ सर कोई बात नहीं, जरूरत है इस समय, रिटर्न परमिशन दे दिया, तो रिटर्न परमिशन आते ही राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। पर कितने टाइम के लिए, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। बोला सर क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 1 महीने के लिए, हाँ 1 महीने के लिए, इसलिए मेरे लाल कि 1 महीने के भीतर भीतर भाई साहब को क्या करना पड़ेगा, अब उसको संसद से क्या करना पड़ेगा, इसे पास करवाना पड़ेगा, संसद से पास करवाना पड़ेगा। और संसद से पास कैसे करवाना पड़ेगा, संसद से चाहिए होगा विशेष बहुमत। अब संसद ने मान लो विशेष बहुमत, 2 चीजें हुई, संसद ने विशेष बहुमत या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। अगर संसद ने इसको क्या कर दिया, नो कर दिया, तो आपातकाल वहीं तुरंत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर अगर संसद ने इसे क्या बोल दिया, यस, तो ये अगले 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 6 महीने तक देश के अंदर क्या रहेगा, राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा। यानी सारे के सारे काम अब कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, केंद्र चलाएगी। क्लियर है बात, यानी कोई भी राज्य पर्टिकुलर अब ऑनर नहीं रहेगा, अब केंद्र ही सबके लिए क्या करेगी, काम करेगी। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, 6 महीने बाद फिर से संसद जाना पड़ेगा, 6 महीने बाद फिर से क्या जाना पड़ेगा, संसद जाना पड़ेगा, और संसद से क्या करना पड़ेगा, फिर से इसे पास करवाना पड़ेगा। और ये हर 6 महीने करके क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। क्लियर है बात यहाँ पर। दोनों ही सदन, अब मैं जब संसद बोलता हूं ना तो ये बात दिमाग में रख लेना, दोनों ही सदनों से क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। पर ये विशेष बहुमत वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये शुरू में नहीं था, ये साधारण बहुमत ही था। इसे विशेष बहुमत भी कौन से संवैधानिक संशोधन से बनाया गया है, 44वें संवैधानिक संशोधन से।
अब समझ में आई कि मैं आपको विशेष बहुमत क्यों पढ़ाया था, मैंने आपको संसद के बारे में क्यों बताया था, इस कारण से। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल, कई बार तो बच्चों को ये लगता है ना कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो लॉकडाउन जैसी कोई सिचुएशन आ जाएगी। नहीं भाई नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं पहले देखते हैं। सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो ये है कि राज्य को किसी भी विषय पर, यानी राज्य जो है किसी भी विषय पर, कोई भी विषय पर कानून बनाता है, ठीक है ना, किसी भी विषय पर कानून बनाने के समय पर, ठीक है, इसको निर्देश कौन देगा, केंद्र सरकार। अभी समझो इस बात को, बहुत ध्यान से समझना। मान लो राज्य आपातकाल के टाइम पर क्या लेकर के आता है कि हम 5 किलो गेहूं बांटेंगे, ठीक है, ये बिल लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो इस बिल पर केंद्र सरकार का निर्देश ही काम आएगा। केंद्र सरकार जो निर्देश देगी उसे मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसके निर्देशक शक्ति क्या हो जाती है, इस समय ज़्यादा हो जाती है। हालांकि अभी मान लो यूपी के जो सीएम है वो कोई बिल लेकर के आते हैं तो उस बिल पर उनको राज्य से केंद्र से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट जो इस समय बिल आएगा, जो राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पर बिल आएगा, उस पर अगर केंद्र सरकार ने बोल दिया नहीं आएगा तो वो बिल नहीं आएगा, क्योंकि पावर किसके हाथ में चली जाती है, पावर केंद्र के हाथ में चली जाती है, पहली बात। दूसरी बात, राज्य सूची के अंदर जो क्या होते हैं, मामले होते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार वैसे किसके पास है, बिल्कुल सही, राज्य के पास है। पर उस पर कानून कौन बना सकता है, आपकी संसद भी बना सकती है। जब क्या लागू रहता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है। तब जब राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा तो राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है, संसद के पास चला जाता है। तीसरी बात, राज्य, आपको पता है कि जो कर होते हैं, जो टैक्स होते हैं, उसका कलेक्शन होता है और उसके बाद वो कलेक्शन 2 हिस्सों में बढ़ता है। किस किस के हिस्सों में, कुछ हिस्सा जाता है राज्यों को और कुछ हिस्सा जाता है किसके पास, केंद्र सरकार के पास। ये बात तो पता है आपको। अच्छा, और क्या कर सकती है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राज्य वाला जो हिस्सा होता है जो कर का, उसे केंद्र सरकार या तो कम कर सकती है या फिर कह भी सकती है कि इस साल या इस आपातकाल के टाइम पर आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। उसे खत्म करने का भी अधिकार किसके पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास। बात समझ में आ रही है। आगे देखो, आगे देखो, लोकसभा जिसका नॉर्मल टाइम में कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का, वो आपातकाल में हर 1 साल के लिए अपने आप को बढ़ाती चली जाएगी, हर 1 साल के लिए। मान लो कि ऐसे समझो 2020 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई, ठीक है, तो मोदी जी का टाइम कब तक का है, 2024 तक का। और मान लो राष्ट्रीय आपातकाल 2024, 25, 26 तक है, तो मोदी सरकार 2025 में भी काम करेगी, 2026 में भी काम करेगी, 2027 में भी काम करेगी, जब तक वो क्या नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल खत्म नहीं हो जाता तब तक मोदी सरकार क्या करेगी, काम करती रहेगी। क्लियर है यहाँ पर बात, आ रही है बात समझ में। तो अपने आप को 1-1 साल के लिए क्या करती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। क्लियर है बात। अच्छा, और किस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, तो जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है मूल अधिकारों पर। मूल अधिकार पूरी तरीके से क्या कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। कब तक खत्म किए जा रहे थे, 1978 तक किसी भी मौलिक अधिकारों को बचाया नहीं जाता था। यानी राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो आपके मौलिक अधिकार क्या हो गए, खत्म हो गए। पर 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया और क्या कर दिया गया, बोला गया देखो आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं किया जाएगा। और ये कौन सा संवैधानिक संशोधन से लेके आए, 44वें संवैधानिक संशोधन से, ठीक है। ये प्रभाव पड़ते हैं किस चीज के, आपके राष्ट्रीय आपातकाल के लगने के। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो क्या होगा कि राज्य के जो शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाएंगी, केंद्र के पास। राज्य को जो पैसा मिलने वाला था उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास चला जाएगा, केंद्र के पास। अच्छा, लोकसभा को कितना 1-1 साल करके बढ़ाया जा सकता है और मूल अधिकारों को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है, पर किसको छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की कहानी है। अब बात आती है कि सर एक बात बताओ, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो भैया देखो, अब तक भारत में लगा है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल। कौन कौन से टाइम, एक लगा था, सुन लो, अब तक कब तक, अब तक हमने 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल देखा है।
पहली बार लगा था 1962 में। कब? जब चाइना ने हमला किया था, ठीक है, चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी, किस चीज को लेकर के? अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के जो पंगा हुआ था, उस लड़ाई में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। उसके बाद 1971 में देखो, वैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई 1965 में भी हुई थी, तो उस समय चाइना वाला ही चलता रहा था। ये बेसिकली आपातकाल जो लगा था 1962 में, वो चला था 1968 तक, ठीक है। अच्छा, 1971 में जो लगा, वो लगा किसकी वजह से? जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद लगाया गया 1975 में, और ये आपातकाल कब तक चला? 1977 तक, ठीक है। और यह आपातकाल किस लिए लगाया गया था? मर्जी की वजह से। इसका जो मतलब, वैसे तो जो इसका तथ्य दिया गया था, वो दिया गया था क्या? आंतरिक गड़बड़ी की वजह से। और तभी आप देख रहे हो कि जो संवैधानिक संशोधन किया गया खूब दबा करके, किसके अंदर? आपके आपातकाल के प्रोविजंस के अंदर, वो इसीलिए करा गया क्योंकि भाई अगली बार कोई और गवर्नमेंट आकर के क्या ना कर दे, आंतरिक गड़बड़ी का नाम देते हुए आपातकाल ना लगा दे। तो इस समय किसने लगाया था? इस समय हमारी श्री 108 कौन थी? इंदिरा गांधी जी क्या थी? इंदिरा गांधी क्या थी इस समय? पीएम थी, याद रखना ये बात। और इंदिरा गांधी को फर्स्ट आयरन लेडी भी कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये पहली महिला है जिनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था, ठीक है। रात लिख दिया, भारत रत्न है। क्लियर है बात? यहाँ पर ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। चलो, अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की, जो हमने क्या करा था, जो हमने पढ़ा था कि आपका राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन कब लगता है। चलो बात करते हैं इसके बारे में भी। बहुत छोटा सा ही प्रोविजन है, ज़्यादा नहीं, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। ये क्या है? देखो, जो आपके राज्य होते हैं, वो बेसिकली उनका मालिक तो कौन होता है? उनका मालिक तो आपका राष्ट्रपति ही होता है। और राज्य के अंदर जब भी संवैधानिक रूप से कोई काम नहीं होगा, ठीक है, या फिर वहां का सीएम क्या हो जाए? रिटायर हो जाए, मर जाए, या फिर वहां पर क्या कहते हैं आपके पार्टी डिसॉल्व हो जाए और कोई पार्टी और ना आए, तो उस कंडीशन में इसकी जो देखभाल है, जो इसकी गद्दी है, वो कौन संभाल लेता है? उसका संभालने का काम करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करता है? यहाँ पर उनकी जगह पर अपॉइंट करता है किसको? राज्यपाल को। आपको पता है राज्यपाल क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। सॉरी, राज्यपाल क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है। और राज्यपाल क्या कर देता है? गद्दी को संभाल लेता है, बोलता है मालिक हम संभालेंगे आपकी जगह पे, ठीक है। अब राज्यपाल इसको संभाल लेता है। इसका भी प्रोविजन क्या है? तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है, ये जो लगता है, ये 2 माह तक चलता है। 2 माह तक आपको क्या करना पड़ेगा? 2 माह तक क्या करना पड़ेगा? आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? 2 माह में लगा तो 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? संसद की। और उसके बाद ये हर 6 महीने बाद बढ़ेगा। और इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ कितना? 3 साल। यानी जो सबसे ज़्यादा इसे लगाया जा सकता है राष्ट्रीय शासन को, वो सिर्फ 3 साल लगाया जा सकता है। जबकि राष्ट्रपति की जो आपका कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, वो अनंत है, कभी तक भी चल सकता है। पर इसकी अपर लिमिट है कितने साल तक की? 3 साल तक की। यहाँ तक बात समझ में आती है। और राष्ट्रपति शासन के अंदर ये सारा का सारा कार्यभार कौन देखता है? फिर आपका केंद्र सरकार। क्लियर है बात? और ये कौन से आर्टिकल में आता है भाई साहब? ये आता है आर्टिकल 356 के अंदर। क्लियर है बात? प्रभाव वही है जो राष्ट्रपति शासन काल में पड़ते हैं, लगभग सारे प्रभाव राज्य के ऊपर वही पड़ते हैं। आप अब तक ये लगभग 125 बार लग चुका है हर राज्य के अंदर, ठीक है। अच्छा, और ये आपने, अगर आप दिल्ली में रहो तो अभी आपने न्यूज़ में सुना, दिल्ली में तो लगा ही था, साथ ही साथ कब? ये महाराष्ट्र में भी लगा था, ठीक है। तो याद रखना ये बात, दिल्ली महाराष्ट्र में तो आपके सामने लगा है, मतलब 4-5 साल में, 5-6 साल में आप लोगों ने देखा है कि राष्ट्रपति शासनकाल कैसे लगता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे आ जाता है आपका वित्तीय आपातकाल। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से भी नहीं है, क्योंकि ये अभी तक क्या नहीं हुआ है,
लगा नहीं है। तो इसका आर्टिकल याद रख लेना, कई बार पूछ रहता है। आर्टिकल 360 है और ये कब लगता है, जब भारत के अंदर क्या हो जाएगी, वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या करा जाता है, इसमें सारा का सारा वित्तीय कंट्रोल किसके हाथ में चला जाता है, केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है, ठीक है। यानी सारे निर्णय कौन लेता है, केंद्र सरकार लेती है। समझ में आ गई बात। तो आर्टिकल 360 किससे डील करता है, वित्तीय आपातकाल से। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए कौन सा है, आपके लिए समझना जरूरी था, राष्ट्रीय आपातकाल। एक बात बच्चों याद रखना कि तीनों के तीनों आपातकाल में जो एक सबसे कॉमन बात है वो क्या है कि इस सभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मंत्रिमंडल की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसने एक काम क्या कर दिया, मंत्रिमंडल को स्ट्रांग बनाया, पहला काम। दूसरा, ये एक और चीज को कहता है कि भाई देखो, आपको संसद से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी संसद को भी इन्वॉल्व किया। और संसद को इन्वॉल्व करने का मतलब है कि लोकतंत्र को बचाया, क्योंकि लोगों का ही तो होता है संसद। अच्छा, और तीसरी जो चीज इसके अंदर आप देखोगे वो ये है कि भाई आपको क्या करना है, ये न्यायिक समीक्षा भी बना करके रखी हुई है। क्या है इसका मतलब कि भाई अगर आपको लगता है, अगर न्यायालय को लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमारे तीनों के तीनों आपातकाल के अंदर लगती हैं। और वैसे ये सारी की सारी पावर किसको दी गई है, ये राष्ट्रपति जी को दी गई है कहने के लिए। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई डाउट इस बात में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई बात। हमने क्या पढ़ लिया, मैं आपको एक बार प्लीज़ रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ लिया संसद के बारे में, थोड़ा सा, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है। संसद का काम कानून निर्माण का है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा विघटित हो जाती है, खत्म हो जाती है, पर राज्यसभा नहीं होती है। हमने पढ़ लिया कि राज्यसभा, अगर लोकसभा एक्शन में नहीं है तो उसके बिहाफ पे काम कौन करता है, राज्यसभा करती है। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा कि बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है। हमने पढ़ा कि कौन सी सूची पर कौन कानून बना लेता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये बात हमने पढ़ा है क्या कि आपातकाल 3 तरीके का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल और आपका राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 352 में आता है, जबकि आपका राष्ट्रपति शासन 356 में आता है और वित्तीय आपातकाल 360 में आता है। हमने इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ा वो याद रखना बच्चों, 44वां। मैंने ये ना 44वां अमेंडमेंट आपको मौलिक अधिकार में भी पढ़ाया था। अब मुझे बताना 44वें अमेंडमेंट से मौलिक अधिकार में कौन सा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। टेक केयर योर सेल्फ। इफ यू लाइक द लेक्चर तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बात याद रखो भाई, थोड़ा दोस्तों को बोलो, मतलब थोड़ा सा व्यूअरशिप बढ़ाओ। हाँ, और जो बच्चे आपके जानने में कोई भी जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहा है, प्रीवियस ईयर की एक वीडियो आ चुकी है, कंटिन्यूअसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एंड देन उसके बाद फिर DSSB को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि 1000 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना दी जाए विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अपना ध्यान रखो, देखो मास्क वगैरह पहनते रहो, ठीक है ना, नहीं तो पता चले पेपर देने जाएगा कौन, ठीक है। अपने परिवार का ध्यान रखो, खास करके जो छोटे बच्चे हैं और जो आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, कोशिश करो उनका ध्यान रखो, ठीक है। टेक केयर योर सेल्फ, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय बच्चों।